गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हमने सीक्वेंस, वेरियस टाइप ऑफ सीक्वेंसेज, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऑक्सिलरी सीक्वेंस और इनकी कुछ इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को अपन ने देखा था। आज अपन कन्वर्जेंट सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। First property for the convergent sequence is that every convergent sequence is bounded. प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो परिबद्ध होती है, ये अपन को प्रूव करना है। सो द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, फर्स्ट लेट सीक्वेंस xn इज convergent and limit n tends to infinite xn is equals to सीक्वेंस xn कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट l है। तो यदि इसकी लिमिट l है और ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, then by definition for epsilon greater than 0 there exists n0 belongs to n such that modulus of xn minus l is less than epsilon for all n greater than n0। यदि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और उसकी लिमिट यदि l है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन से अपन जानते हैं कि दिए हुए किसी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन जो बहुत छोटा होता है, उस एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर n0 जरूर मौजूद होगा कि मॉडुलस ऑफ एक्शन माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। या इसको अपन इस तरह भी लिख सकते हैं that xn lies between l minus epsilon and l plus epsilon। या इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं xn belongs to l minus epsilon and l plus epsilon for all n। यानी xn जो सीक्वेंस का पद है, उस सीक्वेंस के पद का मान l minus epsilon और l plus epsilon के बीच में एग्जिस्ट करता है। नाउ इफ वी टेक small k is equals to minimum of all the terms of the sequences, सीक्वेंस के सारे पद को शामिल करते हुए x1, x2, xn0, l minus epsilon and l plus epsilon। If we take small k is equals to minimum value of all the terms of the sequences and l minus l plus epsilon, and if you take capital K is equals to maximum of x1, x2, xn0, l minus epsilon and l plus epsilon। यदि स्मॉल k और कैपिटल K को अपन इस तरह से अज्यूम करें कि इनके वैल्यूज मिनिमम ऑफ x1, x2, xn0, l minus l plus epsilon और कैपिटल K की वैल्यू मैक्सिमम ऑफ दीज वैल्यूज यदि होती है, तो क्लियर कट अपन को पता चलता है कि जो xn की वैल्यू है वो इस इंटरवल के बीच में एग्जिस्ट करती है। इट मींस xn always lies between small k and capital K। उस xn की वैल्यू जो है वो स्मॉल k और कैपिटल K के बीच में हमेशा एग्जिस्ट करती है। xn चूंकि सीक्वेंस के पद थे, उन सीक्वेंस के पदों का वैल्यू जो है वो स्मॉल k और कैपिटल K के बीच में लाई करता है। दिस मींस द सीक्वेंस xn इज बाउंडेड। तो जो सीक्वेंस अपन ने ली थी which is convergent and we have proved that the sequence is bounded, it means every convergent sequence is bounded। प्रत्येक convergent sequence bounded होती है। This is the first result from the convergence of a sequence। Now we move to the another problem of the convergent sequence which shows that चूंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, यदि कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है तो डेफिनेटली वो किसी लिमिट को कन्वर्ज करती है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। यदि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये
रिजल्ट बताता है कि प्रत्येक सीक्वेंस यदि वो कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट यूनिक होगी. दैट इज द सेकंड थ्योरम व्हिच शोज दैट द लिमिट ऑफ every convergent sequence is unique. प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट यूनिक होती है. इफ इट इज पॉसिबल, यदि संभव हो तो अपन मान लेते हैं कि उसकी लिमिट जो है वो एक से ज्यादा है. यदि संभव हो तो अपन मान लेते हैं कि उस जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस की लिमिट एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा है और इस तरह से है कि दोनों लिमिट जो है वो सेम नहीं है. तो अपन मान लें इफ पॉसिबल let L and L dash are two limits of a convergent sequence Xn. If we take that L and L dash are two different limits of a convergent sequence, then there exists capital K greater than 0 such that modulus of L minus L dash is greater than K where K is a positive number. यदि संभव हो तो अपन मान लें कि L और L dash दो डिफरेंट लिमिट्स है किसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, और K कोई पॉजिटिव नंबर इस तरह से एग्जिस्ट करता है, then modulus of L minus L dash is equals to K which is greater than 0. Now since L is the limit of सीक्वेंस सेक्शन, चूंकि सीक्वेंस सेक्शन कन्वर्जेंट है और L और L dash इसकी लिमिट है, तो L यदि उसकी लिमिट है then by definition that for epsilon which is a greater which is positive number, so if we take if then for epsilon is equals to K by 2 which is greater than 0, there exists n1 belongs to n such that modulus of xn minus L is less than epsilon which is equals to K by 2 for all n greater than n1 number. यदि n उसकी लिमिट है तो कोई पॉजिटिव नंबर जिसको एप्सिलॉन कह रहे हैं, और यहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू k by 2 यदि लेते हैं, देन फॉर पॉजिटिव नंबर k by 2 there exists a natural number n1 such that modulus of xn minus L is less than epsilon which is equals to k by 2. Another again, चूंकि L और L dash दोनों लिमिट है, so L dash भी इसकी लिमिट है. Again since L dash is also limit of sequence action, then for epsilon is equals to K by 2 which is greater than 0, there exists another natural number n2 belonging to n such that modulus of xn minus L dash is less than epsilon which is equals to K by 2 for all n greater than n2 number. L और L dash की उसकी लिमिट्स हैं, इसलिए लिमिट की डेफिनेशन से अपन ये मान लेते हैं कि कोई पॉजिटिव नंबर k इस तरह का एग्जिस्ट करता है जिससे कि इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड सेटिस्फाई होते हैं. नाउ इफ यू टेक n0 is equals to maximum of n1 and n2, यदि n0 अपन ऐसा कंसीडर करें जो n1 और n2 की मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो इक्वेशन सेकंड जो n ग्रेटर देन n1 के लिए ट्रू है, इक्वेशन थर्ड जो n ग्रेटर देन n2 के लिए ट्रू है, यदि n0 इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू अपन कंसीडर करें तो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड इसे यूनिक नेचुरल नंबर n0 के लिए भी ट्रू होगा. then by second and third modulus of xn minus L is less than epsilon is equals to K by 2 which is greater than 0 for all n0 for all n
greater than n0 number 4, and modulus of xn minus l dash by equation third less than epsilon is equals to k by 2, which is greater than 0 for n greater than n0 number 5. So by taking equation second 4 and 5, these two results are true for n greater than n0. By 4 and 5 we get xn minus l is less than k by 2 for n greater than n0, and modulus of xn minus l dash, which is also less than k by 2 for n greater than n0. Number 6. Now we calculate modulus of L minus L dash. This is equals to modulus of L minus xn plus xn minus L dash. Or we break this one as which is less than modulus of L minus xn plus modulus of xn minus L dash. Or this is equals to modulus of xn minus L plus modulus of xn minus L dash. If you use the equation 6, which shows that modulus of xn minus L is less than k by 2 and modulus of xn minus L dash is also less than k by 2 for all n greater than n0, then we get modulus of L minus L dash is less than k by 2 plus k by 2 for n greater than n0 by 6, which shows that modulus of L minus L dash is less than k number 7. Equation first, we have taken equation first as modulus of L minus L dash is greater than 6, and equation 7 we get here modulus of L minus L dash is less than k. Equation first shows L minus L dash is greater than k, and equation 7 shows L minus L dash is less than k. Both equations are contradictory. So which contradict? फर्स्ट, जो आपने जो फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम किया था उस इक्वेशन के कॉन्ट्राडिक्ट करता है. इसका मतलब ये निकला कि हमने जो चीज मानी थी वो गलत थी. दिस इंप्लाइज आवर अजम्पशन इज नॉट ट्रू. हमने जो चीज मानी थी वो सही नहीं थी, और हमने ये चीज मानी थी यदि संभव हो तो यदि कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो उसकी एक नहीं बल्कि 2 लिमिट होती है. जो कॉन्ट्राडिक्शन था और जो गलत था, इसका मतलब ये हुआ यदि 2 लिमिट एग्जिस्ट भी करती है तो वो दोनों लिमिट्स एक दूसरे के सेम होगी, यानी लिमिट्स इक्वल होगी. सो आवर अजम्पशन इज नॉट ट्रू. दिस इंप्लाइज L is not L dash is not true. This implies L is equals to L dash. यदि 2 लिमिट एग्जिस्ट भी करती है तो वो दोनों लिमिट सेम होगी. It means the limit is so if there is a convergent sequence, then its limit is always unique. Thank you very much.